नमो नमः मित्रों, प्रीत संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी सीटेट की परीक्षा में 30 नंबर के संस्कृत से प्रश्न बनते हैं। उन प्रश्नों से संबंधित कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित होती हूँ। उसी कड़ी में प्रैक्टिस सेट संख्या 13वें का ये पार्ट 2 लेकर उपस्थित हूँ। आइए इनको हल करते हुए देखते हैं कि कितना सही कर सकते हैं और कहाँ कहाँ अभी हमें और तैयारी करने की ज़रूरत है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है वा का उच्चारण स्थान है, तो बकारस से दंतोष्ठ, वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न है। स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? तो सभी स्वर विवृत होते हैं, इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? विवृत होता है। प्रयत्न दो होते हैं, अभ्यंतर और दूसरा प्रयत्न होता है बाह्य प्रयत्न। ठीक है, जो ये अभ्यंतर प्रयत्न है इसके 5 भेद हैं और बाह्य प्रयत्न के 11 भेद हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21 चय प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। तो जो चय प्रत्याहार है ना, उसके अंतर्गत सभी वर्गीय व्यंजन, जो काखा गागा ऐसे वर्गीय व्यंजन है ना 5, उन सभी के पहले वच्छर जो होते हैं वो चय प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। देखिए च, ट, ता, क, प, ये सब वर्गीय व्यंजन के पहले अक्षर हैं। प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि वर्गीय व्यंजन के पहले अक्षर कौन से प्रत्याहार में आते हैं? तो चय प्रत्याहार। यहाँ बताया है इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण कपय अक्षर कपय तक के हैं। खट, चट, तव, चटव ऐसे करके, तो कपय तक के जो सूत्र तक के जिनमें जितने वर्ण आते हैं वहाँ तक के वर्णों को गिनाया जाता है और इसमें जो है वर्गीय व्यंजन के प्रथम अक्षर आते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि अनुभवती पद में लगा हुआ उपसर्ग है। तो बिल्कुल इजी सा सवाल है, अनुभवती शब्द में क्या लगा हुआ है? अनुपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23, सर्व पुल्लिंग सप्तमी एक वचन में रूप होगा। अच्छा, सर्व धातु का पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रूप बनता है सर्वस्मिन। अगर भ्या भ्या देखिए आपसे और भ्या भ्या कहीं ऑप्शन में हो और आपसे पूछा जाए, इसका उत्तर ये सही होगा। अगर भ्या ऑप्शन में है तो और ऑप्शन में बहुवचन चतुर्थी विभक्ति या पंचमी विभक्ति बहुवचन दिया गया है, तो आप ज़्यादातर भ्या भ्या देखकर चतुर्थी के बहुवचन या पंचमी के बहुवचन में जाइएगा। शु शब्द देखिए तो सप्तमी के बहुवचन में जाएगा और सर्वस्व शब्द देखिए तो षष्ठी विभक्ति में जाने का प्रयास करिएगा। तो ये एक छोटी सी ट्रिक बता दी है कि जब आपको ऑप्शन ना समझ में आ रहा हो तो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है कि एधि किस धातु लकार वचन का रूप है? तो देखिए एधि हुआ, ए हुआ, उसके अलावा जो है भव हुआ, ये सब छोटे छोटे जितने हैं ना, ये सब लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन के रूप होते हैं। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ऐसा छोटा सा दिया गया है तो ज़्यादातर आप यहीं मारने की मतलब ऑप्शन लगाने की कोशिश करिएगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे थे आपको। वैसे तो आपको कायदे से तो पांचों लकारों को पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ पे अस धातु ए भी जो है ये अस धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि स्वर्ग पद का पर्यायवाची शब्द है। देखिए इसमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं। देखिए नाका जो होता है इसका भी मतलब स्वर्ग होता है। सुरलोका जो है इसका भी मतलब स्वर्ग होता है। इसका मतलब ऊपरी शब्द भी जो होगा वही ऑप्शन नंबर सही होगा, क्योंकि नीचे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए ऊपरी सही होगा। नाका, सुरलोका और श्वाह भी एक होता है इसका पर्यायवाची। श्वाह को भी स्वर्ग कहते हैं। तो आप ये तीनों जान लीजिए कि स्वर्ग का पर्यायवाची क्रिया क्या है? नाका, सुरलोका, श्वाह, उपर्युक्त सभी इसमें सही होगा। चलिए अगले प्रश्न संख्या 26 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, मतलब गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। ये जो है प्रश्न अनुवाद की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए अक्षर परीक्षाओं में गांव के दोनों ओर विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, गाँव के चारों ओर वृक्ष हैं, गाँव के चारों ओर वृक्ष हैं, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, इस टाइप के प्रश्न। और प्रयागराज वाला एक प्रयागराज जो है गंगा प्रयागराज से ऐसे कोई करके गंगा वाले प्रयागराज में बहती हैं, इस टाइप के प्रश्न जो है मतलब जो वाक्य है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुवाद की दृष्टि से अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वृक्ष के दोनों ओर गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, इसका संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो गांव के का अर्थ हो जाएगा ग्रामम और दोनों का अर्थ होता है उभयता। देखिए उभयता, ग्रामम ग्रामम जो सही, पहले ग्रामस से काट दीजिए, दोनों ग्रामस से काट दीजिए। ये मतलब अभिता परता सम्या निकसा हाँ प्रतियोगी अपितुतिया। यहाँ कायदे से तो षष्ठी होनी चाहिए कि जो है षष्ठवी विभक्ति में जा रहा है, लेकिन जो एक सूत्र है अभिता परता सम्या निकसा हाँ प्रतियोगी, तो इसके हिसाब से द्वितीया भी लगेगी यहाँ पे। तो द्वितीया ग्रामम की द्वितीया लग गई, उभयता है इसके कारण। अब देखिए शांति, यहाँ आप कर दीजिए अस्ति अस्ता संति है, ठीक है। क्या है? वृक्षा, वृक्ष बहुवचन है, तो इसी के हिसाब से जो है
क्रिया भी लग गई, क्या है, वृक्ष हैं, ठीक है। तो गाँव के दोनों ओर वृक्ष हैं, और यहीं पे चारों ओर दिया गया होता तो परिता उभयता की जगह क्या हो जाता, परिता वृक्षाः सन्ति, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि विधि पद का अनेकार्थक शब्द है। विधि पद को यानी और क्या क्या किस किन अर्थों से बोध करते हैं। तो विधि को देखिए विधान, भाग्य, ब्रह्मा सब कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 28 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि मूल्यांकन प्रणाली के पाठ सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं है। मूल्यांकन प्रणाली में किनकी गणना नहीं की गई है। तो मूल्यांकन प्रणाली के जो पाठ सूत्र बना है उनमें जो कथोपकथ, देखिए उद्देश्य जो है वो भी रखा गया है, बिना किसी उद्देश्य के कैसे कोई कार्य होगा। पाठ बिंदु भी रखा गया है, छात्र के कार्य भी रखे गए हैं, लेकिन कथोपकथन जो है ये मूल्यांकन प्रणाली में नहीं रखा गया। चलिए तो जो नहीं रखा गया वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होता है। प्रश्न संख्या 29 देखिए, शिक्षण के प्रश्न है। संस्कृत आयोग द्वारा प्रस्तुत भाषा के विषय में प्रथम योजना में कौन सी ऐसी भाषा जिसको सम्मिलित नहीं किया गया था। तो देखिए अरबी और जो ये उर्दू है इनको सम्मिलित नहीं किया गया था, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका सही हो जाएगा। मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को सम्मिलित किया गया, अंग्रेजी और हिंदी की अन्य आधुनिक भाषाओं को भी सम्मिलित किया गया, संस्कृत या अन्य कोई प्राचीन भाषा को भी सम्मिलित किया गया, लेकिन अरबी को नहीं सम्मिलित किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पठन शिक्षण विधि नहीं है। शिक्षण विधि का मतलब सोपान नहीं है कह सकते हैं। देखो और कहो, अनुध्वनि विधि, अक्षर बोध विधि, देखिए अक्षर बोध विधि पठन का ही है, देखो और कहो भी है, अनुध्वनि है, लेकिन जो व्याख्यान विधि है ना वो व्याख्यान विधि के अंतर्गत आता है। तो ये जो है पठन कौशल के अंतर्गत या पठन शिक्षण विधि के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नमो नमः मित्रों, पुनः उपस्थित होंगे शीघ्र ही एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रश्न श्रृंखला के साथ, और आशा करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा बताए जा रहे प्रश्नों को ठीक से समझ में आ रहा होगा। यदि प्रश्नों में आपको कुछ भी कहीं भी कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दूसरा हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से कुछ भी 1% भी फ़ायदा हो रहा हो, तो आपको लगता हो कि हमारे चैनल को लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, तो प्लीज़ इस चीज़ को करने में आप देरी ना कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और मैं पेपर होने से पूर्व और कुछ अच्छी चीज़ें आप तक उपलब्ध करा सकूँ। क्योंकि जब मनोबल बढ़ता है ना तो फिर आदमी मेहनत भी 4 गुना 10 गुना ज़्यादा कर लेता है। और ठीक इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो नमः, नमः संस्कृता। पुनः मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, नए जोश के साथ। नमः संस्कृत।